कौन थी वो? हमारी इस कहानी के पहले पार्ट की उस बेहोशी वाली रात के बाद मोहित के साथ क्या हुआ, कैसे मोहित की जिंदगी में भूचाल आया, ये सारी बातें मैं आपको आज दूसरे पार्ट में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने इस कहानी का पहला पार्ट देख लिया होगा, और अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज पहले पार्ट को देखिए। अब दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। नमस्कार, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स से निकले पहले रियल इंसिडेंट का दूसरा पार्ट। अगली सुबह जब मोहित उठता है, वो उसी कमरे में होता है जिसमें वो रात को सोया हुआ था। उसके अंकल आंटी, उसका कजिन उसके साथ बैठे होते हैं। वो लोग पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे रात को बेहोश हो गए, कुएं के पास पड़े मिले। मोहित झेप जाता है। उसे लगता है कि अगर वो सारी बातें बताएगा तो शायद उसके घर वाले यकीन करें ना करें, और अगर यकीन नहीं करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, हो सकता है वो लोग मजाक बनाए उसका। ये सारी बातें सोचकर मोहित चीजों को टाल देता है कि मैं तो वहां पर कुएं के पास खड़ा हुआ था, मुझे नहीं याद है कैसे बेहोश हुआ। ये सारी बातें कह के सारी बातें टाल देता है वो। और उसी दिन मोहित को घर जाना था कानपुर, तो वापस शाम को अपने घर चला जाता है। इस घटना के बाद करीब हफ्ते भर तक मोहित की रूटीन लाइफ नॉर्मल चल रही थी। सब कुछ ठीक था, वो कॉलेज जा रहा था। मोहित बताते हैं कि अवनीश भाई, एक हफ्ते बाद मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हुई जो वो अभी तक नहीं भुला पाए हैं। उस रात मोहित 11 बजे रात को सो गए थे, क्योंकि उनको अगले दिन कॉलेज जाना था। रात को आधी रात करीब मोहित बताते हैं कि उनको कुछ स्मेल जैसा लगता है, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। क्योंकि सर्दियों का टाइम था, वो रजाई ओढ़े हुए थे। वो अपनी रजाई हटाते हैं तो मोहित के बेड के सामने स्टडी टेबल रखी हुई थी, और उस पर कुछ इसी तरह का लैंप रखा हुआ था, टेबल लैंप रखा हुआ था। और मोहित को रात में अंधेरे में सोने की आदत नहीं थी, तो वो अपना स्टडी लैंप था वो मध्यम लाइट में जलाकर सोते थे। तो वो मध्यम लाइट में स्टडी लैंप जल रहा था और उसके पास कुर्सी पड़ी हुई थी। मोहित रजाई फेंक कर अचानक मोहित की निगाह सामने जाती है, और वो देखते हैं कि उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। रोशनी मध्यम थी, उस वजह से उनको ये तो स्पष्ट नहीं था कि कौन है, लेकिन उन्हें स्पष्ट दिखा कि कोई साया है जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। और ये देखते ही मोहित चीख पड़ते हैं और रजाई फेंक देते हैं। मोहित इतनी तेज चीखते हैं कि उनके घर वाले सुन लेते हैं। उनके माँ बाप और छोटी बहन तीनों दौड़ते हुए ऊपर आते हैं, और इसी दौरान मोहित के चीखते ही वो साया अचानक से उस कमरे से गायब होता है, और विंडो खोलकर, रूम में जो विंडो थी उसको तोड़कर बाहर की तरफ चला जाता है। ऊपर घर वाले मोहित के आते हैं, देखते हैं, चिल्लाते हैं क्या हुआ, पूछते हैं मोहित से। तो मोहित पसीने से तरबतर हो चुका था। काफी देर तक मोहित कुछ बता नहीं पाता है। उसको पानी वानी पिलाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने होश में आता है, चेतना में आता है मोहित। तो वो सारी चीजें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और उसी दौरान मोहित अपने साथ हुई गांव में उस घटना को का भी जिक्र करता है, जो कि उसने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताई थी। ये सुनकर उसकी मम्मी, उसकी बहन काफी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर मोहित देखता है कि माहौल काफी डरावना हो चुका है, तो मोहित चीजों को लाइट करने के लिए बोलता है कि अरे मम्मी छोड़ो, शायद कुछ सर्दियों का दिन है, मैं सो रहा था, तो हो सकता है कोई डरावना सपना आ गया हो, ऐसे कुछ नहीं है। घर वाले उसके चले जाते हैं। अगले दिन मोहित सुबह उठता है, रूटीन लाइफ शुरू होती है मोहित की। कॉलेज जाता है, शाम को लौटता है, और लौट के अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। रात 8 बजे करीब डिनर के लिए उसकी माँ मोहित को आवाज़ देती हैं, तो ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। तो वहाँ मोहित की माँ ऊपर देखने के लिए जाती हैं, सोचती हैं क्या हुआ। देखती हैं तो मोहित रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। वो जाती हैं, रजाई हटाती हैं, और जैसे ही मोहित के माथे पर हाथ रखती हैं, बहुत तेज उसका माथा तप रहा था। यानी उसको बहुत तेज फीवर था। ये देखते ही वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, बोलती हैं अरे इतनी तेज फीवर है, बताया नहीं। खाने के लिए बोलती हैं तो मोहित मना कर देता है, लेकिन वो कहती हैं चल ठीक है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू रहने दे, मैं जाती हूँ और छोटी बहन के हाथ खाना भेज देती हूँ। मोहित की छोटी बहन का नाम ज्योति था। कुछ देर में ही ज्योति खाना लेकर ऊपर आती है, और जैसे ही ज्योति खाना लेकर ऊपर आती है और कमरे का गेट खोलती है, तो ज्योति ने कुछ ऐसा देखा जो आज तक शायद वो भुला नहीं पाई है। ज्योति ने जैसे ही कमरे का गेट खोला तो ज्योति देखती है कि सामने बेड पर मोहित उकड़ू बैठा हुआ है।
और कुछ इस अंदाज में उकड़ू बैठकर मोहित हिल रहा है। ये देखते ही उसकी बहन डर से कांपने लगती है, लेकिन वो कोई आवाज नहीं करती। वो कुछ बताती नहीं है, चुपचाप खाना वहीं पर गेट के पास रख देती है और नीचे चली जाती है। अपनी माँ को बताती है। दोनों ऊपर आते हैं। मोहित की बहन अंदर नहीं आती है रूम में, वो गेट पे खड़ी रहती है। मोहित की माँ अंदर आती है, उसको देखती हैं। तो जैसे ही मोहित की माँ मोहित के पास जाती हैं और उनके माथे पर हाथ रखती हैं कि अरे मोहित बेटा, क्या हुआ, तो यकीन करिए जो मंजर उन्होंने देखा वो आज तक भुला नहीं पाई हैं। वो बताती हैं कि जैसे ही मोहित के माथे पर उन्होंने हाथ रखा, मोहित उनकी तरफ पलट कर देखता है और यकीन करिए वो मोहित नहीं था। उनकी माँ का कहना है कि उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, इतनी लाल आंखें हो रखी थी कि किसी इंसान की तो पॉसिबल ही नहीं है। और चेहरा भी वो मोहित का नहीं था, मानो किसी औरत, किसी डायन, किसी चुड़ैल का वो चेहरा लग रहा हो। कि माँ और उनकी बहन भागते हुए नीचे आती हैं और मोहित पापा को फोन करती हैं। मोहित के पापा की ज्वेलरी शॉप थी। 20 मिनट में मोहित के पापा दौड़ते हुए घर आते हैं। तीनों ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि मोहित अब लेटा हुआ था, लेकिन उसको काफी तेज फीवर था। उसके फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो चेकअप करते हैं, मोहित का दवा देते हैं और बोलते हैं कि इसकी रात में इसके सर पर ठंडी पट्टी रखती रहो। तो उसकी माँ काफ़ी देर तक ठंडी पट्टी रखती है, दवा दी जाती है, तो मोहित का बुखार धीरे धीरे हल्का हो जाता है और सुबह तक मोहित की तबीयत काफ़ी ठीक हो जाती है। तो उसकी माँ पूछती है, बेटा कैसी तबीयत है? तो वो कहता है कि माँ, सर भारी हो रहा है काफ़ी और ऐसा लगता है कि बॉडी पे मेरी काफ़ी वजन रखा हुआ है। मोहित कॉलेज जाता है अपने, शाम को लौट के फिर आता है, लेकिन मोहित को फिर से फीवर हो जाता है। अब कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनकी माँ अपने हस्बैंड के साथ यानी मोहित के पापा के साथ बैठकर डिस्कस करती हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ तो गलत है मोहित के साथ। दोनों डिस्कस करते हैं तो मोहित की माँ अपने पिताजी यानी मोहित के नाना को फोन करती है और वो सारा मंजर बताती हैं, जो भी चीजें हुई उनके सामने वो सब कुछ बताती हैं। तो मोहित के नाना, जो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो चीज़ों को समझते हैं और वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। मोहित के नाना के एक जाने वाले तांत्रिक होते हैं, वो उनको मोहित के घर भेजते हैं। अगले ही दिन, क्योंकि मोहित को बुखार था तो मोहित कॉलेज भी नहीं जा पाया, ऊपर लेटा हुआ था और ऊपर ही कमरे में मोहित की बहन पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही तांत्रिक मोहित के घर की दहलीज पार करता है, कुछ मोहित को उलझन सी होने लगती है, मानो कुछ बेचैनी हो रही हो, कुछ अलग तरह का रिएक्शन करने लगते हैं मोहित। वो तांत्रिक आता है, सब लोग घर के ऊपर आते हैं, कमरे में मोहित लेटे होते हैं। तो वो तांत्रिक मोहित को देखता है और कुछ तो वो चीज़ें समझ जाता है, लेकिन फिर भी मोहित के सिर पे हाथ रखता है। जैसे मोहित के सिर पे वो हाथ रखता है, मोहित बौखला जाते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं, झटके से उसका हाथ हटा देते हैं। ये देखते ही मोहित के घर वाले तो बहुत डर जाते हैं, मोहित की माँ डर जाती है, लेकिन तांत्रिक हंसने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि मोहित के ऊपर कौन सी बला है, क्या है बात। वो पूछता है कि कौन है, क्या है। वो एक भस्म लेता है और मोहित पे तिलक लगाता है। जैसे ही वो तिलक लगाता है, मोहित का आकार, प्रकार, सब कुछ बदलने लगता है। सारी भाव भंगिमाएं मोहित की बदलने लगती हैं और मोहित ड्यूल टोन में बात करने लगते हैं। बात क्या करने लगते हैं? मोहित चीखने लगते हैं उस तांत्रिक के ऊपर, गाली गलौज करने लगते हैं उसके साथ। वो तांत्रिक लेकिन नहीं हटता पीछे और वो उसके सिर पे हाथ रखे हुए ही पूछता है कि तू कौन है और इस बच्चे के ऊपर क्यों आई है। ड्यूल टोन में मोहित बोलते हैं या कहें कि वो चुड़ैल बोलती है कि मेरा नाम शांति देवी है और मैं उसी गांव की रहने वाली हूं जो मोहित का पैतृक गांव है, यानी जिस गांव में मोहित गया था अपने और जिस कुएं में मोहित ने झांका था। तो तांत्रिक पूछता है कि उस गांव की है तू, लेकिन तेरा इस बच्चे से क्या लेना देना, तू इसके ऊपर क्यों आई है, क्या हुआ? तो वो बताती है कि मैं इसके ऊपर नहीं आई, ये मेरे ऊपर आया। यानी मैं कुएं में आराम कर रही थी, कुएं में रह रही थी और ये कुएं में झांकने आया। तो वो तांत्रिक पूछता है तेरा इतिहास क्या है, क्यों तू उस कुएं में, कैसे? तो वो बताती है कि वो उस गांव की रहने वाली थी। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और ये बात करीब 15 साल पुरानी है। यानी जिस दिन वो बात बता रही थी उससे करीब 15 साल पुरानी।
2 महीने उसकी शादी को हुए थे, अचानक ही एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है। अब नवविवाहित थी तो वो डिप्रेशन में चली जाती है और कहीं ना कहीं उसके ससुराल वाले अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार उसी को ठहराते हैं, यानी शांति देवी को ताना मारते हैं। एक दिन उसकी सास से लड़ाई होती है, काफी लड़ाई होती है, वो इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो उस कुएं के पास जाती है। अब चूंकि कुआं, मैंने आपको बताया, कुआं किनारे पर था, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कुआं किनारे पर था गांव के, तो वहां जाती है, सुनसान इलाका होता है थोड़ा सा, और उस वक्त उस कुएं में पानी होता था और वो उस गहरे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और तब से उसकी आत्मा उस कुएं में भटक रही थी अपने पति की तलाश में, या यूं कहें कि अपने प्यार की तलाश में। वो कहती है कि जैसे ही इस लड़के ने उसमें झांका, मुझे इस लड़के में अपने पति का चेहरा नजर आया, यानी उसकी शक्ल कहीं ना कहीं उसके पति से मिलती थी, या वो समझ रही थी कि उसके पति जैसी है। वो कहती है कि अब मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है, यानी मैं मोहित के ऊपर मोहित हो चुकी हूं और अब मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी और अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं, मोहित की मां रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो तांत्रिक पूछना जारी रखता है उससे। तांत्रिक पूछता है, तुझे क्या चाहिए? ये तो संभव नहीं है कि तू इस बच्चे के साथ रह ले, ये जिंदा है, तू मरी हुई है। वो कहती, मैं भी इसको मार डालूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। और ये कहने के बाद मोहित मोहित बेहोश हो जाता है, यानी मोहित, वो एंटिटी उस वक्त उसके मोहित के बॉडी से निकल चुकी थी। अब घर वाले बहुत परेशान, मोहित के पापा, मम्मी, बहन, सब डरे हुए, बहुत परेशान। मोहित की मां रो रही हैं। तांत्रिक कहते हैं कि देखो, मैंने पूछ तो लिया, इसने मुझे बता दिया, लेकिन जिस तरह की ये जिद्दी है और इसे छोड़ के मोहित को नहीं जाने वाली, तो स्पष्ट कर देते हैं कि इसको कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए आपको किसी सिद्ध पुरुष की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी सिद्ध पुजारी की जरूरत पड़ेगी। मोहित की मां फिर अपने पिताजी से कांटेक्ट करती हैं। वो एक सिद्ध पुरुष का नंबर देते हैं, यानी एक बड़े मंदिर के पुजारी थे, उनके बारे में बताती हैं। और अगले दिन मोहित के पापा उनके पास जाते हैं, सारी अपनी दिक्कतें बताते हैं। वो पुजारी उनके घर पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 दिन बाद वो पुजारी सारी हवन की सामग्री और सारी चीजें जुटाने के बाद उसके घर पे आते हैं और करीब 4 घंटे तक वो एक हवन करते हैं। उस हवन में मोहित को बिठाया जाता है। हवन में मोहित बैठ तो गया था, लेकिन वो मानो ऐसे कि बार बार उठकर भागने का मन कर रहा हो, बेचैन हो रहा हो, जैसे उसको जबरदस्ती बिठाया गया था। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसको बिठाया हुआ था और मोहित बिल्कुल बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता था। किसी तरह से वो हवन पूरा होता है और हवन पूरा होने के बाद पंडित जी जो हवन कर रहे थे, वो आहुति से एक भस्म लेते हैं आहुति से, और वो मोहित के माथे पर उससे तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद एक कलावा लेते हैं और वो कलावा मोहित के कलाई में बांधा जाता है। जैसे ही मोहित की कलाई में वो कलावा बांधते हैं, मोहित उठकर खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाते हैं मोहित, सिर्फ खड़े नहीं होते हैं, बाद में सब कुछ बताया गया मोहित को, जिन्होंने भी देखा वो खौफनाक मंजर। मोहित खड़े होते हैं और मोहित के अंदर से एक काली परछाई से निकलती है, या यूं कहें काला धुआं मोहित की बॉडी से निकलता है। और वो धुआं थोड़ी ऊंचाई पर जाकर, और उस धुएं से एक खूंखार हंसी आती है, यानी वही हंसी जो उस दिन कमरे में मोहित की मां ने और उनकी बहन ने सुनी थी। वो खूंखार हंसी आती है और चीखते हुए वो कहती है कि आज तो तुम लोगों ने अपनी सारी चीजों से मुझे इससे अलग कर दिया, लेकिन मैं इससे पूरी तरह अलग नहीं हो रही हूं और मैं जल्द ही इसके पास वापस लौटूंगी और इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम लोग मुझे मेरे प्यार, मेरे पति से अलग नहीं कर सकते। मेरी खोई हुई चीज से मुझे अलग करके तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मोहित गिर जाते हैं, यानी उस एंटिटी ने मोहित की बॉडी को छोड़ दिया था। गिरने के बाद अब मोहित की कलाई में कलावा बांध दिया गया था, बताया मैंने आपको। उसके बाद पूजा में, हवन में 4 कीलें रखी गई थी। वो चारों कीलें मोहित के घर के 4 कोनों में गाड़ दी जाती हैं, यानी मोहित के घर को कील दिया जाता है। और एक बड़ा सा धागा मोहित के घर के मेन गेट पर बांधा जाता है। इसके बाद से अभी तक मोहित बिल्कुल ठीक है, लेकिन
उस एंटिटी ने जो बातें कही थी, क्योंकि मोहित ने तो बहुत बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उनकी माँ सामने थी। और आज भी मोहित बताते हैं कि आज भी उनकी मम्मी कहीं न कहीं परेशान रहती हैं उस बात से कि कहीं वो औरत, वह कहीं वो एंटिटी, कहीं वो आत्मा फिर से मेरे बेटे पर ना आ जाए। यानी आज भी उनको डर है कहीं वो वापस ना लौट आए। तो ये हमारी कहानी थी, वो कौन थी, जिसको मैंने टाइटल दिया था। उम्मीद करता हूँ ये हमारी कहानी आपको, ये हमारा रियल इंसिडेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरह के रियल इंसिडेंट बताता रहूं, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।